हे गाइस, तो स्वागत है आपका कमेंट से क्वेश्चन के ना जाने कौन से एपिसोड में, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, जैसे कि हैरी पॉटर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज में कौन जीतेगा, रियलिटी स्टोन की मदद से इन्फिनिटी स्टोन्स को इरेज किया जा सकता है या नहीं, एंड और भी कई सारे सवाल। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस आप किसी सवाल पर पहले जाना चाहते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। जहां पहला सवाल पूछा है कॉमेडी प्लेटफॉर्म नामक भाई ने, जिन्होंने ये पूछा है कि क्या रियलिटी स्टोन की मदद से बाकी स्टोन्स को इरेज किया जा सकता है या नहीं, जो कि लॉजिकली सही भी है, एज रियलिटी स्टोन अपने नाम के जैसे रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर रखता है, तो वो रियलिटी को बदलकर इन्फिनिटी स्टोन्स को तो बना ही सकता होगा। बट जिस तरह हर चीज की लिमिट होती है, उसी तरह रियलिटी स्टोन की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट ये है कि रियलिटी स्टोन द्वारा किए गए रियलिटी रैपिंग ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, मतलब कि वो टेम्पररी होती है। इसीलिए तो ड्रैक्स एंड मैंटिस, जिसको डूडल बना दिया गया था नोवेयर के अंदर थैनोस द्वारा, वो थैनोस के जाते ही वापस से ठीक हो जाते हैं। सो इन केस अगर किसी तरह रियलिटी स्टोन बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को इरेज कर भी देता है, तो वो फिर से वापस आ जाएंगे। परमानेंटली उनको इरेज करना रियलिटी स्टोन की बस की बात नहीं है, वरना थैनोस रियलिटी स्टोन के दम पर ही पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को उड़ाता। दूसरा सवाल पूछा है व्लॉगिंग विद सड्डू भाई ने, जहां पर वो ये पूछते हैं कि थैनोस जब थॉर का शिप डिस्ट्रॉय कर देता है तो थॉर स्पेस में फ्लोट करने लगता है, लेकिन उसके आजू बाजू बर्फ नहीं फॉर्म होते हैं इबोनीमो के जैसे। वहीं आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन मिलकर जब इबोनीमो को स्पेसशिप से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तो वो बाहर जाते ही जम जाता है। ऐसा क्यों? क्या थॉर की बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो बॉस, मेरे ख्याल से यहाँ पे थॉर की बॉडी स्ट्रॉन्ग या वीक होने की बात नहीं है। प्लस अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूं, तो थॉर स्पेस के जिस एरिया में होगा उधर नियर बाई में एक स्टार होगा, जिसके हीट के वजह से थॉर के बॉडी के आसपास बर्फ फॉर्म नहीं हुआ। वहीं इबोनीमो स्पेस के जिस एरिया में था उधर दूर दूर तक कोई स्टार नहीं होगा, इसीलिए उसके बॉडी के आसपास में बर्फ फॉर्म हो जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसको पूछा है स्टोरीज फ्रॉम मी ने, जहां पर वो पूछते हैं कि शैंग-ची वेनवू के पंचेस को कैसे झेल पा रहा था जबकि उसके पास कोई पावर नहीं था। तो बॉस, आपको वेनवू वर्सेस शैंग-ची की इस फाइट को दोबारा से देखना चाहिए, जहां पर आप दो बातें नोटिस कीजिएगा। पहला बात ये कि 10 रिंग्स वेनवू को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देता है। अगर ऐसा होता तो शैंग-ची यहाँ पे जो लड़ाई का पहला पार्ट था वहां पे वो डोमिनेट नहीं करता, यहाँ पर वो डोमिनेट कर रहा था अपने स्किल्स के दम पे। इससे ये साबित होता है कि वेनवू के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन हाँ, ये 10 रिंग्स उसको पावर जरूर देते हैं, और ये जो 10 रिंग्स पावर होल्ड करती है वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं सह सकता। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 10 रिंग्स कभी भी शैंग-ची को फिजिकली टच नहीं करते हैं। पहले वो स्टिक के मदद से उनको रोक देता है, जिसके साइड में द ग्रेट प्रोटेक्टर के स्किल्स यानी कि ड्रैगन की खाल थी, जिसके वजह से 10 रिंग्स के अटैक को शैंग-ची अच्छे से डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब आप बोलेंगे कि वेनवू यहाँ पे जब क्लोज रेंज से हमला किया तब तो उसको चोट लगना चाहिए था, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब वेनवू 10 रिंग्स को यूज करता है तो वो 10 रिंग्स के जितने भी पावर थे उसको शैंग-ची का ये ड्रेस एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये ड्रैगन के खाल से बनी थी, इसीलिए शैंग-ची उतना चोटिल नहीं हुआ। इस फाइट को दोबारा देखने के बाद से मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि वेनवू यहाँ पे जानबूझ के हार रहा था और हल्का सा डिफेंसिव हो रहा था, ताकि शैंग-ची उसके करीब आए और ये फाइनली वो अटैक कर पाए। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि जब उसने यहाँ पे सामने से हमला किया था तब उसने लकड़ी के उसी जगह पर 10 रिंग से हमला किया जहां पे ड्रैगन के खाल नहीं थे। अगर वहां पे ड्रैगन की खाल होती तो वो लकड़ी नहीं टूटती और शैंग-ची यहाँ पर उसको फिर से रोक लेता, जिसके वजह से शैंग-ची को जो यहाँ पे जोर का झटका धीरे से लगा था वो ना लगते हुए यहाँ पे फाइट और लंबी चलती। अगला सवाल पूछा है अभिषेक कामले जी ने, जहां पर वो पूछते हैं कि क्या एक म्यूटेंट बच्चे की पावर दूसरे म्यूटेंट बच्चे के पास हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे वुल्वरीन एंड डेडपूल दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है। तो बॉस, इसका आंसर सिंपली यस होगा। अगर यकीन ना हो तो आप एक्स-मेन सीरीज फिर से देख लीजिए, जहां पे आप देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, टेलीपैथी की पावर नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में प्रोफेसर एक्स का नाम सामने आता है, बट हम ये भी जानते हैं कि जीन भी एक टेलीपैथ है। इसके अलावा एमा फॉस्ट, जो कि हमें एक्स-मेन फर्स्ट क्लास में दिखी थी, वो भी प्रोफेसर एक्स की लेवल की टेलीपैथ थी। वुल्वरीन के जैसे क्लॉज X-23 के भी निकलते हैं, प्लस वुल्वरीन के जैसे एनिमल एक्सट्रीम सेबरटूथ के पास भी है। तो आप कह सकते हैं कि एक जैसे पावर दूसरे म्यूटेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट लेवल वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल, प्रोफेसर एक्स एंड एमा फ्रॉस्ट पावरफुल टेलीपैथ तो हैं, बट जीन ग्रे अगर अपने असली रंग में आ जाए तो ये दोनों से ऊपर
है जिसके पास इन सब के अलावा दूसरे पावर भी है। इवन एमा फ्रॉस्ट भी खुद को डायमंड में बदल सकती है। अब बात करें अगले सवाल की, तो यूजर भाई पूछते हैं कि शैंग-ची मूवी में जब वोंग वर्सेस एबोमिनेशन होता है तो वोंग एक हाथ से 2 पोर्टल कैसे खोलता है, जबकि हमने ऐसा करते हुए आज तक किसी को भी मूवी के अंदर नहीं देखा। तो बॉस, बात ये है कि जब एक पोर्टल यहाँ पे खुलता है तो जहां आप जा रहे हो वहां पर भी तो एक पोर्टल खुलेगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। इस केस में वोंग ने सोचा कि मेरी और जो आ रहा पंच है उसको मैं उसी पे डायरेक्ट कर दूं, मतलब कि दोनों के दोनों पोर्टल इसी जगह पे उन्होंने खोल दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। सेम चीज हम लोगों को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने को मिलता है, जहां वो ऑलमोस्ट जमीन को हिट करने वाले होते हैं पर वो जमीन के ठीक ऊपर एक पोर्टल खोल देते हैं, जहां से घुसने के बाद से वो यहीं पर निकलते हैं क्योंकि जिस लोकेशन पे उन्होंने दूसरा पोर्टल खोला था वो यहीं पर था। अब बात करते हैं गेमिंग वर्स भाई के इस सवाल का, जहां पर उन्होंने पूछा है कि हैरी पॉटर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज अगर होगा तो कौन जीतेगा एंड किसकी मैजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बैटल थोड़ी सी अनफेयर लग रही है, क्योंकि हैरी की जितनी भी कहानी हमें दिखाई गई है उसमें उसको फीट दिखाने का मौका उतने अच्छे से मिला नहीं है। जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो किसी भी मार्वल फैन को उठा के पूछ लो तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के फीट्स आपको आराम से गिना देगा। ये फाइट बिल्कुल भी वन साइडेड लग रहा है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से जीतेंगे क्योंकि हैरी मोस्टली हमें निरस्त्र भव करते हुए दिखा है, जिसका मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो वार्ड तो यूज करते ही नहीं है, वो अपने स्पेल्स पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उनके पास एक अपर हैंड रहेगा। इसके अलावा वो कई सारे क्रिएचर समन कर सकते हैं जो कि काफी होंगे हैरी को चोट पहुंचाने के लिए। मैं यहाँ पे हैरी को कम नहीं आंक रहा, बट मेरे हिसाब से हैरी एक अच्छा कंटेंडर है डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने के लिए, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से जीतेंगे। जहां तक मेरी नॉलेज है विजार्ड वर्ल्ड में सिर्फ डंबलडोर ही ऐसा है जो बिना वंड के मैजिक कर सकता है, और वो ऐसे ऐसे स्पेल्स कर सकते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी तकलीफ दे सकती है। तो मेरे ख्याल से डंबलडोर एक अच्छे ओपोनेंट रहेंगे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। मैं अपने पॉटरहेड फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करने के बाद एक मजेदार वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, जिसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, एंड अगर मुमकिन हो तो अगले वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूंगा। कोशिश कीजिएगा ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि इंटरेस्टिंग हो और उसके ऊपर वीडियो बनाने में मुझे भी मजा आए। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं उन सवालों के ऊपर जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अब आपको ये तो पता है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप ऐसे कंटेंट ना मिस करें, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, और वो मोटो ये है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।